गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम टॉपिक कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डिमांड का ही एक पार्ट है। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना बोलकर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलने का मतलब ये होता है कि हम इसको प्राइस के साथ रिलेट करते हैं। सो दैट इज़ वाई हम इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? दो वेरिएबल्स होते हैं, एक प्राइस एंड क्वांटिटी। तो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कितना चेंज आता है, इसको हम मेजर ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? अगर मैं इसको बोलूँ कि हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सो डिफाइन करते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the responsiveness of the quantity demanded of a good to change in its price of other goods and change in consumers income. सो इसको आप सिंपल वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। तो यहाँ पर भी आप यही लिख रहे हैं, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, यही दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आपको है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ना कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सो कौन कौन से फैक्टर्स हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी किस तरीके से अफेक्ट करता है? सो नेचर ऑफ कमोडिटी में दो चीज़ें आती हैं, हम गुड्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले हमारी वो नेसेसरीज आती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे फूड ग्रेन, मेडिसिन, बुक्स, ये सारी चीज़ें। और दूसरी गुड्स वो होती हैं जो लग्जरीज होती हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो नेसेसिटी गुड्स होगी, जिसके बगैर हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। यानी प्राइस के बढ़ने घटने पर नेसेसरीज पर हमारा कोई भी इफेक्ट, डिमांड पर कोई इफेक्ट हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर द लाइफ सर्वाइवल गुड्स। फूड ग्रेन, मेडिसिन, बुक्स, ये हमें ज़रूरी हैं। बट लग्जरीज के केस में हम लाइफ सर्वाइवल नहीं होती हैं। ये मीन्स अगर हम इसको थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन भी करते तो हम इसके बगैर रह सकते हैं। सो लग्जरीज की डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है। यानी अगर लग्जरीज गुड के प्राइस में कोई चेंज आता है तो हम उसे थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, बट नेसेसरी गुड्स के लिए नहीं कर सकते। आज मैं बीमार हूँ, आज मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है तो मुझे आज ही चाहिए, 10 दिन बाद में उस मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए वो। सो दैट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज availability of a substitute. Second point, availability of substitute. अब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल है, भाई मेरा प्राइस टी का बढ़ गया, प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ जाएगा तो मैं कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी जो है वो एक उसका अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है। लेकिन अगर इसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो मैं क्या करती? तो मजबूरी में मुझे इसे ही लेना पड़ता।
ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि इफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल then demand is elastic, or if substitutes are not available then the demand is inelastic, क्योंकि फिर मुझे वही मजबूरी में लेना पड़ेगा, प्राइस बढ़े या घटे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। थर्ड वन इज मल्टीपल यूजेस। किसी चीज के मल्टीपल यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। सो इलेक्ट्रिसिटी से हम एसी चलाते हैं, हम फ्रिज चलाते हैं, हम मशीन्स भी हम टीवी भी चलाते हैं। सो बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। सो अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही ज़्यादा मेन जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों में ही यूज़ करूंगी। तो प्राइस बढ़ गया तो मैंने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, फॉल कर दिया, यानी शिफ्ट कर दिया। इलास्टिसिटी का मतलब यही है ना कि जिसमें आप अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल यूजेस हैं सो डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक। लेकिन अगर किसी चीज़ का केवल एक ही यूज़ होता तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहती, क्योंकि मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो मैं उसको पोस्टपोन कर दूं या मैं किसी तरीके से उसको बदल कर कुछ और उसकी जगह इस्तेमाल करने लगूं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल यूजेस हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर मल्टीपल यूजेस नहीं है, एक ही है उसका एक कोई यूज, सिंगल यूज है, सो क्या होगा, सिंगल यूज में डिमांड इनइलास्टिक होती है। Now next point, fourth point, postponement of uses। postponement of uses का मतलब है भाई किसी चीज़ की डिमांड को मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लग्जरी का ही ले सकते हैं। सपोज एक कार का एग्जाम्पल ले लिया। अब कार आज मैं लेने गई हूँ और कार का प्राइस, कोई मैंने कार पसंद आई मुझे 7 लाख की। अब मैं मार्केट में उसको लेने के लिए जाती हूँ तो वो मुझे उसका प्राइस बढ़ जाता है और 8 लाख हो जाता है। अब मेरी पॉकेट में तो 7 लाख रुपए हैं, मैं उसको पोस्टपोन कर दूंगी, यानी इलास्टिक कर दी डिमांड, मैंने चेंज कर दी, या मैं उसकी जगह कोई और ऐसी कार ले लूंगी जो मेरे बजट के अंदर ही आ जाएगी। सो दैट इज पोस्टपोन। लेकिन अगर मैं एक मेडिसिन लेने जाती हूँ, कोई दवाई मुझे डॉक्टर ने बोली और मुझे दवाई लेने जा रही हूँ, उसका प्राइस 10 रुपये था, आज वो 20 रुपये की हो जाती, तो क्या मैं उसे छोड़कर आ जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो मैं उसको लेकर आऊंगी। सो दैट मीन्स इनइलास्टिक। सो कहने का मतलब यही है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस का मतलब है कि अगर किसी चीज़ का जो है जिसको मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ उसकी डिमांड इलास्टिक है, और जिसको मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती उसकी डिमांड इनइलास्टिक। और ऐसा होता किस केसेस में? लग्जरी और नेसेसिटी गुड्स की केसेस में भी होता है। लग्जरी गुड है तो पोस्टपोन कर सकती हूँ, और लग्जरी गुड नहीं है तो बिल्कुल पोस्टपोन नहीं कर सकती। नंबर 5 इज हैबिट। हैबिट ऑफ कंज्यूमर। किसी चीज़ की हैबिट है, मुझे हैबिचुअल है कोई चीज़, एडिक्शन है, एडिक्शन हो गया है किसी चीज़ का। अगर किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली किसी चीज़ का अगर एडिक्शन होगा तो मैं क्या करूँगी? अगर मैं किसी चीज़ की एडिक्टेड हूँ, अब हम इसको पॉइंट को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 5th पॉइंट, हैबिट। सो अगर किसी चीज़ की एडिक्टेड हूँ मैं, तो उसका प्राइस कितना भी ज़्यादा हो जाए मैं उसकी डिमांड करूँगी, यानी डिमांड इनइलास्टिक, कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको मैंने कोविड का एग्जांपल देती हूँ मैं। कोविड में आपने देखा होगा लिकर, एग्जांपल सुना होगा अपने लिकर, या फिर आपने सिगरेट्स के बारे में, जिन लोगों को इनकी हैबिट होती है। आपने देखा था लिकर का एग्जाम्पल में, लिकर में आपने देखा होगा कितना प्राइस महंगा हो गया था, फिर भी लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे कोविड के टाइम में। लिकर और सिगरेट, अगर आपको हैबिट है, अगर हैबिट एडिक्टेड हैं आप उस चीज़ के, तो अगर इसके प्राइस महंगे भी हो जाएंगे तो भी आप उसको कंज्यूम
करेंगे। दैट मीन्स आपने अपनी डिमांड चेंज नहीं की इन इलास्टिक। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की हैबिट नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, तो आप ऑब्वियसली, जिन लोगों को हैबिट नहीं थी लिकर की, या कोई ओकेजनली लेते थे, या सिगरेट लोग कभी कभी लेते थे, हैबिट में नहीं थी उनकी, एडिक्टेड नहीं थे, उन लोगों ने क्या किया, उस टाइम पे उसको ड्रॉप कर दिया। सो दैट इज इलास्टिक। बट जो हैबिचुअल है, जो एडिक्टेड है, उनके लिए वो इनइलास्टिक है। नाउ 6th पॉइंट इज इनकम लेवल। इनकम लेवल में ऑफ द कंज्यूमर भी हमारी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करता है। एक व्यक्ति जो 2 लाख रुपए महीने कमाता है मंथली, थोड़े बहुत प्राइसेस पर चेंज आने के उसकी डिमांड पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स इनइलास्टिक। लेकिन एक 5,000 रुपये मंथली कमाने वाला व्यक्ति जो है, अगर प्राइस में 10-5 रुपये का भी फर्क आता है ना, तो डिमांड जो है अफेक्टेड होगी, डेफिनेटली होगी। सो इलास्टिक डिमांड पे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो ज़्यादा कुछ सोच विचार कर सके किसी भी तरीके का कि मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं। ऑब्वियसली उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनकम ही नहीं है। सो वो वही करेगा जो कि उसको परचेज नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, तो वो क्या होगा, अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देगा या उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी। दैट इज इलास्टिक। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स। इसके बाद एक फैक्टर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास शॉर्टर पीरियड है, तो शॉर्टर पीरियड में जो है, अब सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, जाते हैं, सपोज आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, और जब आप मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपके पास, आपको तुरंत पसंद आई और आपने तुरंत खरीद ली। जब आपने इमीडिएटली परचेज किया, तो यानी आपके पास टाइम क्या था, शॉर्ट पीरियड था, आपके पास टाइम नहीं था, आपने तुरंत उसको खरीद लिया, तो दैट मीन्स इनइलास्टिक डिमांड। आपके पास सोचने का टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा महंगा है या सस्ता है, क्या है, तो डिमांड इलास्टिक है। लेकिन अगर आप कोई एक चीज़ खरीदने जाते हैं जिसके पास आपके पास लॉन्ग पीरियड है, तो आप सोचेंगे, विचारेंगे, 4 लोगों से पूछेंगे तुमने कितने का खरीदा, तुमने कितने का खरीदा, तो डिमांड आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है सोचने के लिए। सो टाइम पीरियड भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है, उसकी कंजम्पशन हैबिट चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद आपका टॉपिक आता है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डिग्रीज में 5 डिग्रीज है। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, नंबर 2 perfectly inelastic demand, इसको हम ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते हैं, इसको ED इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको हम ED इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। 4th मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसको हम ED इज ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। एंड द 5th इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसको हम ED इज लेस देन 1 बोलते हैं। इन सबको एक्सप्लेन मैं आपको कल करवाऊंगी, आज मैं इसको सिर्फ आपको लिखवा रही हूँ। इससे पहले थोड़ा सा हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे फॉर्मूले में भी आता है, परसेंटेज मेथड। ये 5 डिग्रीज में आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। सो परसेंटेज मेथड में आपका जो फॉर्मूला आता है, बेसिकली न्यूमेरिकल भी इसमें डिपेंड करता है, सारे न्यूमेरिकल भी इसी के ऊपर आते हैं। ED इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। परसेंटेज मेथड के 2 फॉर्मूले होते हैं। ED इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये क्वेश्चन
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में आपको क्वांटिटी डिमांडेड गिवन है और प्राइस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि माइनस साइन क्यों लगाया। माइनस साइन हमेशा क्या शो करता है कि दैट देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बट फाइल डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो है इसमें आपका इन्वर्स रिलेशन है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइस 10 से 20 है और क्वांटिटी 20 से 30 है। जब आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने का चेंज आया? 20 से 10 हुआ है ना, तो -10 का चेंज आया है ना। डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 10 से 20 हुआ है, यानी पॉजिटिव का 10 का चेंज आया है। P is initial price, that is initial price is 10 and Q is initial quantity, that is 20। तो ये माइनस और ये माइनस साइन यहाँ से कट हो जाता है, डिडक्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी आर सेइंग कि आप अगर वाइल डूइंग न्यूमेरिकल यू कैन इग्नोर माइनस साइन। अब लगा भी सकते हैं, नो एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे सो ये आ जाएगा ED is 0.5। सो कहने का मतलब ये है कि आपका फॉर्मूला ये है और इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे वाइल डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बाकी कल मैं आपको जो है जितने भी आपके डिग्रीज़ हैं 5 डिग्रीज़ एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।